हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके चैनल AEPS पर। आज का अपना टॉपिक है S2 का, यानी कि जो मैं आपको पढ़ा रहा था S2 में, उसका मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया था। यूनिट को मैंने पढ़ाकर, हर इकाई को पढ़ाकर मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया है। आज हम लोग देखेंगे कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन आया था और मैंने जो आपको पढ़ाया है वीडियो में वो आपके लिए कितना ज्यादा उपयोगी है। उसको आपको इस प्रीवियस ईयर वाले वीडियो देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जो आपको यूनिट में पूरा एक्सप्लेन किया हूं वो आपके काम का होगा कि नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। अपने इस टॉपिक पर आने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको हमेशा बताता हूं। हर शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात अवश्य बताता हूं। तो आज की बात यह है कि मैं टेलीग्राम चैनल पर एक सर्वे करवाया था कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको सीटेट का मैथ पढ़ना है। तो उसमें से सर्वे में आप लोगों का रिस्पांस बहुत बढ़िया रहा और इस रिस्पांस के अनुसार ही आपका क्या होगा, अब मैथ का क्लास भी हमारे दूसरे चैनल जिसका नाम है टीच एक्स्ट्रा, और इसी नाम से आपके सीतामढ़ी जिला से जो लोग भी बिलोंग करते हैं, जो भी सीतामढ़ी के डुमरा डाइट में पढ़ाई करते हैं, तो उनको पता होगा कि सीतामढ़ी में डुमरा कहाँ पे है। और यहाँ पे ही मेरा कोचिंग सेंटर है टीच एक्स्ट्रा, जहाँ पे अब ऑफलाइन मोड में भी पढ़ाई होता है। और उसी कारण मैं इधर कुछ समय से आपको रेगुलर समय नहीं दे पा रहा था, क्योंकि अभी नई शुरुआत थी और हर तरह के बच्चे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, तो उनको भी समय देना पड़ रहा है। थोड़ा सा मेरा समय आपका ऑनलाइन की जगह पे ऑफलाइन पे भी लग पा रहा है, पर मेरी पूरी कोशिश है कि आपका हर कुछ कंप्लीट हो जाए, ठीक। और इसके अलावा बात नोट्स का है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको नोट्स आपके समय पे, यानी कि इस वीक के लास्ट मंथ में या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपको अवश्य मिल जाएगा। तो इसके लिए आप लोग ज्यादा टेंशन में मत लइए। मैं नोट्स आपका लिख रहा हूं, बन रहा है आपका नोट्स और आपको मिल जाएगा। आप बस मुझ पे विश्वास रखिए। बाद बाकी आप बस क्या कीजिए, सब कुछ को समझ लीजिएगा एक बार, तो किसी भी प्रकार की नोट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गाइड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और एग्जाम के समय में कहीं से भी नकल करने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो है S2 के ऊपर में, जो S2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर में है। क्लियर है। चलिए हम लोग थोड़ा सा जूम कर देते हैं पहले, जो आपको ताकि समझ में आ जाए कि इसमें कितने प्रश्न होते हैं और क्या कैसे होता है। तो देखिए, आपके S2 यूनिट्स में 70 नंबर का एग्जाम होगा, जिसमें आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन होंगे 6, जिसमें से आपको 5 बनाना है, और लॉन्ग वाला होगा 5 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 4 बनाना है। मैं आपको बराबर बोलता हूं कि शॉर्ट लिखिएगा 1.5 यानी कि 1.5 पेज में, और लॉन्ग को लिखिएगा 2 पेज, मतलब कि इसको आगे पीछे मिलाइएगा तो कितना हो गया, 4 पेज हो गया। क्लियर है कहानी सारा कुछ। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। मैं पहले इसको जूम कर दूं थोड़ा सा, क्योंकि आपको क्लियर दिखे। और बताइए आप लोग, बढ़िया। बहुत जल्द आपका लाइव क्लास भी हो जाएगा। थोड़ा सा सेटअप में प्रॉब्लम है, लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, इस कारण वाईफाई पे मैं अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ, पर बहुत जल्द आपको सब कुछ मिलेगा। बस धैर्य रखिए और अपने इस दोस्त के साथ में बने रहिए। मैं कोई टीचर, कोई प्रोफेसर नहीं हूँ आप लोगों का, आपका दोस्त हूँ, आपका साथी हूँ। बस आप साथ में बने रखिए, आपको सब कुछ होगा, आपका सीटेट भी निकलेगा, तब निश्चिंत रहिए। पहला क्वेश्चन अपना क्या है, सामाजिक कार्यकरण की समझ के विकास में सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों की भूमिका का विश्लेषण करें। आपको मैंने अपने वीडियो में ही बताया था कि सामाजिक कार्यकरण की समझ के विकास में, यानी कि जो हम समाज में रहते हैं, तो हमारा जो अपना स्टाइल है रहने का, जिसको हम लोग अपने भाषा में बोले तो हमारा क्या हो जाएगा, चाल चलन, मतलब कि हम किस प्रकार से समाज के बीच में रहते हैं, हमारा क्या क्या एक्टिविटी है, हम कैसे क्या करते हैं, उसमें सामाजिक सांस्कृतिक तत्व, मतलब कि जो आपका समुदाय है, जो आपका परिवार है, जो आपके पड़ोसी हैं, जो आपके दोस्त हैं, आपके सामाजिक सांस्कृतिक तत्व में ही आपका क्या आता है, विद्यालय भी आता है, ठीक। तो इन सबों की क्या भूमिका है, इसको आपने लिख लीजिएगा, आराम से लिख लीजिएगा। क्लियर है। चलिए अब इसी का अथवा में है, संज्ञानात्मक विकास की जानकारी एक शिक्षक के लिए आवश्यक है,
तर्क प्रस्तुत करें। तो देखिए तर्क देना है आपको कि क्यों आवश्यक है। तो मान के चलिए कि अगर आप एक क्या हैं, आप एक शिक्षक हैं, ठीक, और आपको पता है कि आपके बच्चा का संज्ञानात्मक मतलब क्या, उसका बौद्धिक क्षमता, उसका माइंड, कि कौन सा बच्चा का कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ये आपको पता रहेगा तब ना बच्चा का इलाज कीजिएगा। मान लीजिए कि आप जाइएगा डॉक्टर के पास में और मुख मतलब कि चुपचाप आप बैठे रहिएगा डॉक्टर के सामने में, तो क्या वो डॉक्टर आपको आपके इलाज कर पाएगा? उसको पता ही नहीं चलेगा कि आपका बीमारी क्या है, तो कैसे आपका वो इलाज करेगा? उसी प्रकार से अगर आप एक शिक्षक हैं और आपको पता ही नहीं है कि आपका बच्चा को कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको लिखने में प्रॉब्लम है कि उसको पढ़ने में प्रॉब्लम है कि उसका बेसिक कमजोर है कि उसको काउंटिंग नहीं आता है, तो जब तक आप इसको पता नहीं कीजिएगा तो इसका आप उपचार कैसे कीजिएगा? यही चीज है आपका सीटेट के पार्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं निदानात्मक, मतलब कि समस्या को परखने के बाद उसका इलाज करना। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर अपना 2 है, बच्चों के विकास में संचार माध्यमों का क्या योगदान है? जहां आपको हिंदी समझने में दिक्कत हो वहां पे चले आइएगा हिंदी में, इंग्लिश में। मास मीडिया, मास मीडिया कहने का मतलब हो गया जितना भी, जैसे कि मान के चलिए अभी आप लोग कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक, और मैं गौरव आपके साथ यूट्यूब के थ्रू कनेक्ट हूँ। आप भी यूट्यूब पे आए हैं वीडियो देखने और मैं आपको यूट्यूब पे वीडियो दिया हूँ, तो ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का अपना मास मीडिया है, ठीक। आपका जो टीचिंग लर्निंग मेथड होता है सो क्या है, मास मीडिया में हो गया। आपका जो समाज में किसी प्रकार का कोई अगर मान लीजिए स्कीम चल रहा है, कोई आपका क्या उसको हम बोल सकते हैं, किसी प्रकार का जहाँ पे बच्चों के लिए कुछ अलग किया जा सके, उस प्रकार जितनी भी एनजीओ वगैरह चलती है, ये सब क्या है, अपना मास मीडिया का ही पार्ट है। तो इसको आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद इसके अथवा में क्वेश्चन है कि सीखने में परिपक्वता का क्या संबंध है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। सीखने में मान के चलिए कि आप किसी बच्चे को लिखना सिखा रहे हैं, अब वो जब लिखना सीख लिया उसके बाद उसको आप बोले कि चलो बाबू तुम अब बताओ कि जब तुम छुट्टी में अपने नानी के घर गए थे तो वहां पे क्या क्या किए। अब उस सारा अपना यात्रा के बारे में और नानी के घर के जाने के पर वो क्या क्या किया उसको वह अपने शब्दों में आपके सामने व्यक्त करेगा, यानी कि अभिव्यक्ति जिसको बोलते हैं। तो वो क्या होगा, उसका उदाहरण आया ना कि जब वो सीख लिया, वो लिखना सीख लिया और उस चीज को वो क्या अपने शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है, तो लिखने में क्या हो गया, परिपक्व हो गया। सीखने और परिपक्वता, इसमें आप किसी प्रकार का उदाहरण जोड़ सकते हैं। किसी को आप साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, तो कोई अगर आपके पापा आप जब आप जाते हैं साइकिल चलाना सीखते हैं, तो साइकिल जब आप चलाते रहते हैं तो आपके पापा पीछे से आपको पकड़े रहते हैं। जैसे ही आप पैडल मारना शुरू करते हैं और आपका मन का डर गायब होता है तो आप ऑटोमेटिक साइकिल चलाना शुरू कर देते। तो ये क्या हुआ, ये आप साइकिल चलाने में क्या हो गए, परिपक्व हो गए। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर अपना 3, अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत पावलोव साहब का जो था उसका शैक्षिक निहितार्थ पे चर्चा करें। तो इसमें क्या होता है कि एक कुत्ता था जो कि घंटी को देखता था और उसके मुंह से लार टपकने लगता था, मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो इसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है, यानी कि जो अपना दृश्य श्रव्य सामग्री होता है, दृश्य श्रव्य सामग्री जिसको हम लोग बोलते हैं ऑडियो, दृश्य श्रव्य सामग्री यानी कि वीडियो विजुअल उसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, मटेरियल, ठीक। तो इसमें इसका उपयोग होता है कि बच्चे इसको देखकर क्या करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। मान लीजिए मैं आपको S2 पढ़ा रहा हूं और इसमें ताजमहल का बात होता या किसी घर का बात होता, तो मैं आपको इस प्रकार का एक घर का पिक दिखाता, ठीक। इस घर से आपको क्या समझ में आता कि घर इस प्रकार का होता है, ठीक है। मेरी थोड़ी सी ड्राइंग और राइटिंग तो आपको पता ही है कैसी है, तो ये आपको मैं बताता, तो इससे आपको समझ में आता कि घर का प्रकार क्या होता है, इस प्रकार का होता है। तो इससे आप घर के बारे में जान सकते हैं। तो ये क्या है, अपना पावलोव साहब के सिद्धांत का जो अपना उनका दिया हुआ है अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत, उसके अंतर्गत हम लोग यही सीखते हैं कि हम किसी चीज को दिखाकर बच्चों को डेवलप करा सकते हैं कोई चीज क्या है। क्लियर है? चलिए इसके अथवा में अपना पढ़ना है, सूचना प्रसंस्करण मॉडल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में स्मृति की भूमिका एवं उसके शैक्षिक निहितार्थ की चर्चा करें। तो आपको याद होगा मैंने इसमें आपको कहा था कि सूचना प्रसंस्करण में स्मृति का ही पार्ट होता है जिसको क्षणिक
आपको याद आया? क्षणिक बोला था मैंने, लघु बोला था मैंने, और दीर्घ बोला था। यानी कि ये सब क्या है, अपना एक स्मृति का ही पार्ट है। अब इसका शैक्षिक क्या होगा कि आप पढ़ाई करा रहे हैं तो बच्चों का आप कब तक क्या चीज याद आ रहा है, उसको आप कैसा उदाहरण दे रहे हैं जो उसके मन में ज्यादा दिन तक टिका हुआ है। इस सारी बातों को आपको अपने शब्दों में व्यक्त करना है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर अपना 4, क्या सीखना और सामाजिक परिवेश एक दूसरे से अंतर संबंधित है? कैसे? यह भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अपना सीखना और सामाजिक परिवेश कैसे एक दूसरे से अंतर संबंधित है। मान के चलिए कि आप जिस समाज में रह रहे हैं और वहां पर क्या है, वहां की भाषा में रेकार है, रे कहाँ गेले, रे कथी करे छे। तो जो बच्चा है वो उसी भाषा को सुनेगा, समझेगा और एक्वायर कर लेगा, यानी कि अर्जित कर लेगा। तो उसका जो सीखना हुआ, जो भाषा को बोलने का उसका शैली होगा, सो उसी प्रकार का होगा। वो क्या बोलेगा? हाँ बोले ना, कथी करे छे, रे चल खेले। मतलब कि बच्चा उसी प्रकार से बोलना शुरू कर देगा। तो क्या हो गया, अपना समाज उसमें हुआ। इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इसके अथवा में कि सीखने में, इसके अथवा में है सीखने में समीपस्थ विकास के क्षेत्र की भूमिका होती है, उदाहरण देकर स्पष्ट करें। अब देखिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसको जी दिया था वाइगोस्की साहब ने, इन्हीं का दिया हुआ चीज है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसको हम समझिएगा कैसे आपको उदाहरण देना है। आपके क्लास में एक बच्चा है, ठीक, ये आपके क्लास में एक बच्चा है जो कि पढ़ने में ठीक है। अब वो एग्जाम का किसी का तैयारी कर रहा है, मान के चलिए नवोदय का तैयारी कर रहा है बच्चा, ठीक, और नवोदय में उसको लाना है 90 नंबर, और बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसके अनुसार वो 60 नंबर तक पहुंच चुका है। तो इसको 60 से 90 के बीच में लाने के लिए आपको कितना नंबर का मेहनत करना है? 30 नंबर के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो यही इसका क्या कहलाएगा? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि जो 30 नंबर का जो ये गैप है, यही है समीपस्थ विकास क्षेत्र। जो कि इसको आप लोग मेहनत कीजिएगा, थोड़ा सहयोग कीजिएगा तो इजिली 60 से क्या है 90 पे पहुंच जाएगा। समझे? कोई बच्चा है उसको 90 नंबर लाना है और वो 60 तक अपने मन से ला रहा है, तो जो बीच का जो गैप है ना, इसको आप फुलफिल किए अपना सहयोग देकर, यही कहलाएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्लियर हो गया बात? चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 5, मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं ताकि आपको देखने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम न हो। बस हो गया। अब इसको थोड़ा नीचे कर दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अपना क्या है कि सक्रिय होकर सीखने के क्या आशय हैं, संक्षिप्त में व्याख्या करें। अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, S2 का पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप सक्रिय नहीं होइएगा, अगर आप एक्टिव नहीं होइएगा तो क्या आपको समझ में आएगी मेरी बात? नहीं समझ में आएगी। अगर आप क्लास में पढ़ाने गए, आपका बच्चा आपके साथ में इंटरेस्टेड नहीं है, सक्रिय नहीं है, तो क्या आपका बच्चा जो इसको आप पढ़ा रहे हैं, आप काउंटिंग ही पढ़ा रहे हैं, तो क्या वो काउंटिंग सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। तो यही होता है अपना सक्रिय होकर सीखना। स्मृति के मुख्य प्रकारों की चर्चा करें। स्मृति में आप वही चीज डाल सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्मृति अपना कहाँ से कहाँ का पार्ट होता है, तो अपने माइंड का पार्ट होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमारा क्षणिक होता है, लघु होता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें जैसे कि मान के चलिए कि एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्कॉट, SCOUT, स्कॉट। इनका कहना था कि स्मृति जो है सो एक आदर्श पुनरावृत्ति है। आपका जो नोट्स आपको मैं दूंगा ना, उसमें सारा कुछ डिस्कस किया हुआ, अगर आप उस नोट्स को भी पढ़ लेते हैं तो भी आपका सारा काम बन जाएगा। कहीं से कोई गाइड लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि आप मेरा वीडियो देखिए, ठीक, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा सीरीज अवश्य देखिएगा। आपके एग्जाम में यहीं से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैंने लास्ट टाइम भी आपके फर्स्ट ईयर में करवाया था। जो लोग मेरे साथ में फर्स्ट ईयर से जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा था F1 से F12 तक का वीडियो, और बस ये 12 वीडियो देख के उन्होंने एग्जाम दिया और अच्छा मार्क्स उन्होंने प्राप्त किया। क्लियर है? तो स्मृति के मुख्य प्रकार में आप आराम से लिख सकते हैं उसको, जो मैंने आपको बताया था क्षणिक, लघु, दीर्घ, उसको आप जहां मन होगा वहां आप इन करा सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, स्केप फोल्डिंग की व्याख्या के संदर्भ में अपने शिक्षण अभ्यास के दौरान हुए अनुभव को लिखें। स्केप फोल्डिंग मतलब क्या हो गया, वो जो अपना पूरा प्रोसेस होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केप फोल्डिंग।
ठीक। स्कैफ फोल्डिंग कहने का मतलब हो गया कि कोई बच्चा है, मान लीजिए कि एक बच्चा साइकिल चला रहा है और उसको जो आप पीछे से साथ दे रहे हैं, सहारा दे रहे हैं, वही क्या कहलाएगा? स्कैफ फोल्डिंग कहलाएगा। यानी कि सहयोग करना, किसी को आप जो सहयोग कर रहे हैं वो अपना कहलाएगा स्कैफ फोल्डिंग। तो इसमें आप अपना शिक्षक का अनुभव जोड़ के आपको बताना है। उसके बाद है संप्रत्यय विकास के ब्रूनर मॉडल की संक्षिप्त व्याख्या करें। अब संप्रत्यय विकास मैंने आपको उस दिन भी बताया था कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। इसमें ब्रूनर साहब ने क्या बोला है और कैसे बोला है, इसको आपको मैंने उस दिन समझाया था। अपना ब्रूनर साहब कौन थे? इनका पूरा नाम क्या था? जे रोम ब्रूनर। ये एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के ऊपर और कैसे शिक्षा संबंधित है उस पर अपना क्या किया था? शोध किया था। इनका जो था सो 3 स्तर था। प्रथम स्तर में था अपना इनएक्टिव, जिसको मैंने आपको बताया था क्रियात्मक, इनएक्टिव क्रियात्मक, जिसमें क्या होता है कि बालक अपनी अनुभवों को गातक, यानी कि जो बच्चा है, मान लीजिए कि माँ को देखकर शिशु क्या होता है, बच्चा क्या होता है? हंसता है, दूध की बोतल देखकर हाथ पैर हिलाने लगता है, मतलब कि इनएक्टिव एक्शन में होता है। ठीक। इसका जो सेकेंड फेज होता है, द्वितीय स्तर, उसको हम लोग बोलते हैं आइकोनिक, मतलब कि प्रतिबिंब। आइकोनिक मतलब कि प्रतिबिंब। इसको एग्जाम्पल क्या होगा कि तेज रोशनी या तेज आवाज से प्रभावित होना। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो खेल रहा है, अचानक से तेज आवाज आएगा तो डर जाएगा, तो क्या हुआ? आइकोनिक हो गया। इसका थर्ड स्टेज अपना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं संकेतात्मक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिंबॉलिक। इसमें क्या होगा? संकेत से समझना तथा कार्य करना। किसी बच्चे से पूछिएगा भूख लगा हुआ, तो अपना मुंडी हिलाएगा, हाँ ऐसे से हिलाएगा। खाओगे चॉकलेट? तो ना, मतलब इस संकेत के द्वारा समझना। क्लियर है? चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दीर्घ उत्तरीय का, कि क्या बुद्धि का मापन किया जा सकता है? अपने जवाब के पक्ष में तर्क दे। तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, बुद्धि का मापन किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है? तो देखिए, बुद्धि का मापन का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं IQ। IQ इक्वल टू MA/CA इंटू 100, एल्बर्ट बी ने। ठीक। इसमें क्या था कि MA का मतलब हो गया मेंटल एज, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मानसिक आयु। क्लियर है? और उसके बाद अपना है CA को हम लोग बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वास्तविक आयु। क्लियर है यहाँ तक? इंटू 100। तो इसको अगर हमको निकालना रहे तो मान लीजिए कि MA दिया हुआ है 15, CA दिया हुआ है 12 और गुने हम लोग 100 किए तो क्या आ जाएगा? 12.5% क्या हो गया? इस बच्चा का IQ हो गया। यानी कि किसी बच्चा का मानसिक आयु 15 है, वास्तविक आयु 12 है, तो उसका IQ क्या होगा? तो उसका IQ हो जाएगा 12.5%। तो इस प्रकार से आपको बताना है। इसमें एक चीज होता है, जैसे कि मान के चलिए जिनका IQ लेवल 140 प्लस होता है, तो ऐसे बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिभाशाली बच्चा बोलते हैं। जिनका IQ लेवल 120 प्लस होता है उनको हम लोग बोलते हैं प्रखर बुद्धि। ठीक। जिनका 110 से 119 के बीच में होता है उसको हम लोग बोलते हैं तीव्र बुद्धि। ठीक है। और जो नॉर्मल लोग होते हैं उनका होता है 90 से 109 के बीच में, जिसको हम लोग बोलते हैं औसत बुद्धि। इसमें सारे नॉर्मल लोग आते हैं। जो एकदम मंद बुद्धि होते हैं वो उनका होता है 25 से भी कम। ये कुछ न्यूमेरिकल पार्ट है, इसको आप आराम से माइंड में रख सकते हैं, पर ये आपके सीटेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीटेट पार्ट के लिए आपका ये इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? चलिए अब अपना इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ क्या है? अब देखिए, पियाजे जी का जो सिद्धांत था जिसमें वो 4 अवस्था दिए थे, वो मैंने आपको बताया था कि अलग से आपको मैं मनोवैज्ञानिक सारे का बता दूंगा। इसका शैक्षिक निहितार्थ क्या था? यानी कि पियाजे ने अपने सिद्धांत में बोला था कि जो अपने बच्चे हैं कि खेल एवं अनुकरण की क्रिया से क्या हो सीखते हैं, तो शिक्षक को भी क्या करना चाहिए? उसी प्रकार से अनुकरण के द्वारा ही सिखाना चाहिए। पियाजे जी कहते हैं कि जो बच्चे सीखने में धीमे होते हैं उनको दंड नहीं देना चाहिए।
उनके अनुसार जो बच्चा 2 से 7 वर्ष के बीच का है वो रटन प्रणाली द्वारा क्या होता है, सीखता है। पर जैसे ही 7 से 11 वर्ष में वो इन करता है तो वो तर्क के द्वारा सीखना प्रारंभ करता है। शिक्षक को इस दोनों परिस्थिति में क्या है, अपने आप को ढालना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब अपना नेक्स्ट सवाल क्या है सो हम लोग देखते हैं। थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूं और बताइए, मजा आ रहा है ना? मजा लीजिए, बस मजा लेके समझते रहिए और कुछ नहीं आपको करना है। अब अपना नेक्स्ट सवाल क्या है कि बाल विकास एक जटिल प्रक्रिया है, इसे उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाएं। अब देखिए बाल विकास का क्या होता है, इसमें अपना संज्ञानात्मक आ गया, संवेग आ गया, क्या उसके बाद अपना जैसे कि 3 चीज में हम लोग उसको बांट के चलते हैं। अपना फिजिकल यानी कि शारीरिक हो गया, सामाजिक हो गया, संज्ञानात्मक हो गया, संवेगात्मक हो गया। तो ये जो 4 चीज है अपना, इसके ही साथ में अपना बाल विकास होता है। ठीक है, तो इस चारों चीज का अगर सारा कुछ अच्छे से रहे, सबका विकास सही ढंग से हो तो बच्चा का सर्वांगीण विकास होता है। और कोई भी अगर एक पक्ष कमजोर होगा तो उसका विकास में क्या होगा, कमी आ जाएगी। क्लियर है? तो इसी के लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक जटिल प्रक्रिया है। अब इसको आप उपयुक्त उदाहरण जो आपके मन में आएगा, जो आपके नियरेस्ट में जो बच्चा है उसको माइंड में रख के क्या कीजिएगा, एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अब अपना नेक्स्ट सवाल क्या है कि बाल विकास में, 1 मिनट फिर से नीचे चला गया, कहाँ गया, बाल विकास में परिवार की भूमिका क्या है, उपयुक्त उदाहरण से तो स्पष्ट करें। अब कोई बच्चा है, पहला उसका जो समाज है सो कौन होता है, तो वो होता है उसका परिवार। पहला समाज कौन होता है, परिवार, यानी कि प्राथमिक। ये भी आपका सीटेट का हर साल का फिक्स क्वेश्चन है कि प्राइमरी कौन होता है। ठीक है, तो अपना पहला परिवार होता है प्राथमिक, अपना परिवार होता है। बच्चा परिवार में ही जन्म लेता है, वहाँ ही सब कुछ सीखता है। तो इसको आपको उदाहरण में द्वारा स्पष्ट करना है। कोई परिवार जो है सो समृद्ध है, उसका जो बोलने का तरीका है, पढ़ने का तरीका है, शिक्षित परिवार है, तो वहाँ का बच्चा का क्या होगा, आर्थिक स्थिति भी अच्छा होगा, उसको शिक्षित माहौल मिलेगा, तो उस बच्चे का जो परिवेश है, जो उसका वातावरण है सो उसको बढ़िया मिला, तो उसका क्या होगा, विकास बढ़िया होगा। तो इसको आपको उदाहरण द्वारा क्लियर करना है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे मैं थोड़ा पहले जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। अब आ जाइए अपने सवाल के ऊपर में। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में है कि बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में उनके सीखने व संज्ञान को प्रभावित करता है, वाइगोस्की के संदर्भ में व्याख्या करें। वाइगोस्की जी जब भी आएगा नाम तो अपना क्या नाम आएगा, एक सामाजिक नाम अवश्य आएगा। तो इसमें बोल रहा है कि बच्चों का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ उनके सीखने व संज्ञान को प्रभावित करता है, वाइगोस्की के संदर्भ में व्याख्या करें। यानी कि जो बच्चा है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करता है, समाज के बीच में। ठीक, और उसका समाज जो होगा, जिस प्रकार का उसको समुदाय मिलेगा, समाज मिलेगा, जैसा समुदाय का परिवेश होगा और वो कैसा परिवेश में है, कैसे वातावरण में है, इसको आप निगेटिव या पॉजिटिव किसी भी एक बात को उठाकर व्याख्या कर सकते हैं। सीखने में संज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं, बुद्धि बोलते हैं। क्लियर है? आराम से लिख लीजिएगा। अब है सीखना विकास की प्रक्रिया है, क्या आप इससे सहमत है? यदि हाँ तो इसकी व्याख्या करें। ऑफ कोर्स सीखना जो है सो विकास की एक प्रक्रिया ही है, क्योंकि सीखना जो है सो जीवन के अंत तक चलता रहता है और विकास भी जो है सो अपना जीवन के अंत तक ही चलते रहता है। क्योंकि हम जब तक सीखते रहते हैं तब तक हमारा कुछ न कुछ डेवलपमेंट यानी कि विकास होते ही रहता है। सीखना तभी बंद होता है जब हमारी मृत्यु हो जाती है, तभी हमारा विकास भी बंद होता है। यानी कि गर्भ से लेकर कब्र तक क्या होता है, हम सीखते रहते हैं, हमारा विकास होते रहता है। इसको आप आराम से अपने शब्दों में बता सकते हैं। अब क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अल्बर्ट बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का संक्षिप्त में वर्णन करें। तो देखिए अल्बर्ट बेंडूरा का जैसे ही नाम आ जाएगा तो अपने माइंड में आप क्या रखिएगा कि वो बेबी डॉल वाले, जो मैंने आपको कल उदाहरण दिया था अपने लास्ट वीडियो में कि 3 तरह का डॉल होता था जो मूवी दिखाए थे, आक्रामक वाला,
एक में प्रेम हो रहा था, एक में आक्रामक था, एक में नॉर्मल था। तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। तो इसमें इनको इन्होंने पूछा है, तो इसमें देखिए, इसमें क्या है कि 1961 में एल्बर्ट बंडूरा साहब ने एक अपना सिद्धांत बनाया जिसका नाम क्या था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। जिसका नाम क्या था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इसके अनुसार क्या था कि बच्चे जो हैं सो मॉडलिंग करके अनुसार, यानी कि जो ऐसा चीज देखते हैं वो वैसा ही उनका क्या होता है, व्यवहार होता है। उसी को वो हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडलिंग बोलते हैं। क्लियर है। इसमें उन्होंने 3 प्रकार का बात बोला था। एक अपना क्या था, मॉडल अधिगम मतलब सीखना। उसके बाद अपना एक क्या था, प्रेक्षण, ठीक। और अपना तीसरा क्या था, अनुकरण मतलब दूसरे का नकल करना, कॉपी करना। इसी के अंदर अपना पाठ चलाता है अभिप्रेरणा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोटिवेशन बोलते हैं। क्लियर है। इन सारे बातों को आपको यहाँ पे डील कर देना है। क्लियर। सारा कुछ आपके किसमें अवेलेबल है, तो आपके नोट्स में अवेलेबल है। एकदम निश्चिंत रहिए। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के संज्ञान विकास में उसके सामाजिक अधिगम और भाषा की क्या भूमिका होती है। बस वही बात जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 में था कि जो बच्चा का बौद्धिक विकास है उसका, उसमें समाज मतलब कि सामाजिक जो अपना क्या हुआ, परिवेश हो गया, वातावरण हो गया, और भाषा मतलब कि जो उसके आसपास में बोले जाते हैं। नहीं, मैंने आपको बताया था रेकार टाइप का, और शिक्षित लोग हैं तो रेकार नहीं बोलेंगे। तो उसको आपको दोनों पक्ष को यहाँ पे लिखना है कि ये विशेषताएं होती है, ये इसकी कमी है, ये ऐसे हैं। तो इसको अपने लैंग्वेज में आपको डील कर देना है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ये टिप्पणी वाला सवाल आपके हर क्वेश्चन में होगा, हर सब्जेक्ट में होगा। पहला संज्ञानात्मक विकास, इसको आप आराम से लिख लीजिएगा, जिसको पियाजे के संदर्भ में या किसी के भी संदर्भ में जो अपना बौद्धिक होता है, मतलब कि जानने की कला, उसको संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं। अब है अपना बहुबुद्धि के प्रकार। बहुबुद्धि कहने का प्रकार, इसका मतलब हो गया कि एक अपना मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, हावर्ड गार्डनर। एक मनोवैज्ञानिक थे हावर्ड गार्डनर, जिन्होंने क्या किया था कि अपना बहुबुद्धि के प्रकार का सिद्धांत दिया था हावर्ड गार्डनर ने। उनके अनुसार क्या था कि इन्होंने इसमें बताया था कि हमारा जो बहुबुद्धि है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, आपको बहुत जगह अलग अलग मिलेगा, पर मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि हमेशा एनसीईआरटी के आंसर को ही फॉलो कीजिए, जिसको सीटेट भी मानता है। इसके अनुसार इसमें क्या था, 8 प्रकार की बुद्धि थी। क्लियर है। कितने प्रकार की थी, तो 8 प्रकार की थी। अब वो 8 प्रकार कौन कौन से थे, उसको हम लोग बस 1 मिनट में देख लेंगे। 8 प्रकार में अपना कौन कौन सा था। पहला था अपना भाषाई, मतलब कि जिसको भाषा का अच्छा सा ज्ञान हो, से कवि हो गया, लेखक हो गया। दूसरा था अपना तार्किक, जिसको लॉजिकल यानी कि गणित, जिसको हम लोग गणितज्ञ भी बोल सकते हैं, रीजनिंग जिसका बढ़िया हो। तीसरा क्या था अपना संगीतक, मतलब कि जो अपना सिंगर लोग हो गए। चौथा अपना क्या हो जाएगा, स्थानिक, मूर्तिकार शिल्पकार जो होते हैं सो स्थानिक में आ गए। नंबर 5 अपना क्या होगा, अंतः व्यक्तित्व, मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो अपने आप में सेल्फ में कुछ करते हैं। क्लियर है। छठा अपना क्या था, अंतर व्यक्तित्व। देखिए अंतः है, अंतः मतलब सेल्फ में, और अंतर व्यक्तित्व मतलब कि इंटरपर्सनल। ये क्या होगा, जो कोई मोटिवेटर हो गया, मदर टेरेसा होंगे, इस लोग क्या थी, इनके बाद से दूसरे लोग प्रभावित हुआ करते थे। नंबर 7 में अपना हो जाएगा देहिक। देहिक कहने का मतलब हो गया एथलीट लोग, मतलब कि जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं देहिक। इंद्रियगत। क्लियर है। और नंबर 8 में अपना आ जाते हैं प्राकृतिक, मतलब कि हमारे इस देश के नींव, यानी कि हमारे किसान भाई लोग, जिनको अपने नेचुरल से, अपने इन्वायरमेंट से ज़्यादा प्यार होता है, खेती करते हैं, फूल पेड़ पौधों के बीच में होते हैं। क्लियर है अपना ये सारा बहुबुद्धि का प्रकार। चलिए क्वेश्चन नंबर ग, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता तथा बच्चों का सीखना, मतलब कि जो अपना सामाजिक सांस्कृतिक में जो अलग अलग विविधता का मतलब मैंने आपको बताया था S1 में भिन्न भिन्न, मतलब कि डिफरेंस। क्लियर है।
उसमें बच्चों का कैसे क्या सीखना है उसको आपको डील करना है। इसके बाद है अपना प्रज्ञात्मक व्यवहार एवं समायोजन। अब देखिए, समायोजन कहने का मतलब हो गया, समायोजन का ही दूसरा नाम क्या होता है, अनुकूलन। इसका दूसरा नाम क्या होता है, अनुकूलन। मतलब कि ऐसा कोई व्यवहार जिसको हम जब देखते हैं तभी सीखते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसने एक कुत्ता को देखा, कोई बच्चा है उसने कुत्ता को देखा पहली बार। अब उसके माइंड में, उसके स्कीमा में ये बात बैठ गया कि ये क्या है, कुत्ता है, तो यही इसका क्या कहलाएगा, समायोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समायोजन कहलाएगा कि हाँ ये कुत्ता है। मतलब कोई भी नया चीज ऐड नहीं करेगा, जो चीज जिस समय देखा वो एट ए टाइम ऐड हो गया। पहले जो ऐड था उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर परिवर्तन होता तो कहलाता क्या, समावेशन। अगर आपने पहले से कुत्ता को देखा था, उसके बाद आपने बिल्ली को देखा, फिर आपने दोनों में अंतर किया, तो आपने क्या किया, समावेशन का काम किया। पर जैसे ही आपने कुत्ता को देखा और अपने स्कीमा में सेट कर लिया, अच्छा ये कुत्ता है, पहली बार देखा, तो ये क्या कहलाएगा आपका, समायोजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुकूलन। क्लियर है। चलिए, तो आपका ये आपका प्रीवियस ईयर का पूरा सेट कंप्लीट हो गया। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर भी पता ही है, क्या है मेरा व्हाट्सअप नंबर, तो 8789666040। बहुत जल्द आपका नोट्स भी आ जाएगा। और जो लोग सीतामढ़ी से बिलोंग करते हैं, वो चाहते हैं ऑफलाइन पढ़ना या फिर मुझसे मिलना भी, तो आ सकते हैं। मैं डुमरा में अपना सेंटर रखा हुआ हूँ। चलिए, अगर वीडियो सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली कोई भी वीडियो आपसे चूके ना। क्योंकि अगर अभी आप चूक गए तो आपका डिलेड में मार्क्स और आपका सीटेट का मार्क्स दोनों इफेक्टेड होगा। तो प्लीज बेल आइकन को क्लिक करें और रेगुलर वीडियो को देखते रहें। मैटर नहीं करता है कितने लोग देख रहे हैं, पर जितने भी लोग देखते हैं, मान लीजिए 10 लोग भी देख रहे हैं रेगुलर मोड में, तो उनका बेस्ट होना चाहिए। मेरी बस यही कोशिश है। धन्यवाद। अगर सही लगा हो तो अपने पढ़ने वाले में, अपने जो नीडी लोग हैं उनके साथ में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, ताकि उनको भी हमारे साथ, आपके इस चैनल के साथ जुड़ने का मौका मिले और वो जुड़े और हमारा और आपका क्या हो, सर्वांगीण विकास हो। धन्यवाद।